class we have derived the expression for fringe width, और ये देखा था आपने कि fringe width के लिए जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट which is used for the experiment, and capital D is the distance between slit and screen, and small d was the distance between the slits S1 and S2। ये देखा था। साथ में ये देखा था कि जो फ्रिंज विड्थ थी वो सेम होगी कब, जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स काम में ले रहे हैं। यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की जगह पे आप व्हाइट लाइट सोर्स काम में लेंगे तो सभी फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो अलग अलग होंगी। किसकी विड्थ ज्यादा होगी? रेड वाली के लिए विड्थ क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा। और ये भी देखा था कि व्हाइट लाइट सोर्स काम में लेने पर जो सेंट्रल फ्रिंज बनती है वो कैसी बनती है? व्हाइट बनती है। आज हम बात करेंगे कि इंटरफेरेंस को सस्टेन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी कंडीशंस पे आप इंटरफेरेंस पैटर्न को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, कंडीशन फॉर स्टेबल इंटरफेरेंस। स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन तो आप ये देखिए कि बोथ वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? बोथ वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। और कोहेरेंट का मीनिंग आप समझ रहे हैं, उनसे जो वेव निकल रही है ना, वो दो सोर्सेज कोहेरेंट कब होते हैं? जब उनसे निकलने वाली जो वेव है उनके बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या फिर क्या हो? कांस्टेंट हो। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। सो बोथ वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए है वो है both waves must be coherent। दोनों जो वेव्स हैं वो क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मीनिंग मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लियर किया था, डेफिनेशन भी लिखवाई थी, वहां पे आपको क्लियर है। कोहेरेंट का मतलब होता है वो वेव या तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस जीरो हो या फिर क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी टाइम पर डिपेंड नहीं करे। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं क्या? कोहेरेंट वेव्स। सेकंड है, दोनों ही वेव क्या होनी चाहिए? एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होनी चाहिए, क्योंकि एक वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है और दूसरी इधर प्रोपोगेट हो रही है तो सुपरपोज होंगी ही नहीं। सुपरपोज नहीं होंगी तो इंटरफेयर कैसे करेंगे? नहीं होगा। तो बोथ वेव्स मस्ट बी प्रोपोगेट इन द सेम डायरेक्शन। सेकंड जो है वो क्या कंडीशन होगी? बोथ वेव्स मस्ट बी प्रोपोगेट इन द सेम डायरेक्शन। बोथ वेव्स must be propagate in the same direction। दोनों ही वेव क्या होनी चाहिए? एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होनी चाहिए। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड या तो इक्वल हो या नियरली इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यदि इक्वल नहीं है तो मिनिमम इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। मिनिमम तो हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, कुछ कम होगी। तो कुछ कम होगी, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है। तो जीरो इंटेंसिटी कब होती है? जब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या था? इक्वल था। सो एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव मस्ट बी नियरली इक्वल। थर्ड है एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स must be नियरली इक्वल। दोनों वेव का क्या होना चाहिए? मस्ट बी नियरली इक्वल। या तो इक्वल होना चाहिए या फिर नियरली इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है तो नियरली इक्वल हो। क्लियर है? थर्ड जो कंडीशन है वो देखिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी, हालांकि कोहेरेंट है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी? सेम होगी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द बोथ वेव मस्ट बी सेम। फ्रीक्वेंसी एंड wavelength
ऑफ both waves must be same। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फोर्थ देखिए, फोर्थ आप ये चाहते हैं, फिफ्थ आप ये चाहते हैं फ्रिंज विड्थ ज्यादा बने या कम बने? ज्यादा बने तो ताकि आप इजीली उनको क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। और फ्रिंज विड्थ अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, तो किन पे डिपेंड करती है लाइट के अलावा? कैपिटल डी पे और स्मॉल डी पर। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं ये कैपिटल डी ज्यादा होनी चाहिए। कैपिटल डी क्या थी? स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। तो स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन क्या? स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन शुड बी मोर, ये ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ में ये क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ताकि फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। तो डी स्मॉल डी क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस थी। ये क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए, ताकि फ्रिंज विड्थ क्या हो? मोर हो। सो डिस्टेंस बिटवीन the slits should be less, ये कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए, यदि आप व्हाइट लाइट सोर्स काम में ले रहे हैं तो सेंट्रल फ्रिंज तो व्हाइट बनेगी, लेकिन बाद में जो डिस्पर्सन के कारण अलग अलग कलर की जो फ्रिंजेस होंगी उनको आप एग्जैक्टली नहीं पहचान पाए। बिल्कुल स्टेबल इंटरफेरेंस हो, उसके लिए जो आप काम मिलेंगे, कैसा लाइट सोर्स काम मिलेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सेवंथ में लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। जो लाइट सोर्स है वो क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। सो नोट डाउन, ये दीज आर द कंडीशंस फॉर स्टेबल इंटरफेरेंस। यदि ये है तो आप स्टेबल इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर सकते हो। नोट डाउन। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं। इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरेंस वेव इज 3:2 फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। यानी ये ब्राइट के लिए है और ये डार्क फ्रिंजेस के लिए है ना? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स फॉर ये रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स दिया हुआ है। फिर कहा है फॉर द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कैलकुलेट। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का रेशियो, और रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। क्लियर? मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो आप ये देखिए कितना होता था। ये जो गिवन है आपको 3:2, वो किसकी वैल्यू गिवन है? A1/A2 की वैल्यू गिवन है। अब आपको पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता था? वो होता था A1 + A2। और मिनिमम कितना होता था? मिनिमम होता था A1 - A2। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो तो यही होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस होगा और मिनिमम क्या होगा? दोनों का माइनस होगा। पहले वाला ज्यादा है, दूसरे वाला कम है, तो A1 + A2, A1 - A2, इसमें से ये माइनस होगा। क्लियर? अब आप देखिए ये जो वैल्यू है हमें गिवन है वो क्या है? 3:2 है। किसकी? A1/A2 की वैल्यू हमें जो गिवन है, वो जो गिवन है वो है A1/A2। वो कितना है? 3:2 है। एम्पलीट्यूड्स गिवन है, दो जो वेव्स है, वेव्स का जो एम्पलीट्यूड का रेशियो यानी A1:A2 गिवन। हमें मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो कैलकुलेट करना। क्लियर है? अब देखो ये रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम इसको ऐसे ही कर लें क्या? R max/R min,
ये हमें कैलकुलेट करना है और इसमें हम कुछ कॉमन ले लें ताकि a1/a2 बन जाए। a2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा क्या, a1 ये हो जाएगा a1/a2 प्लस 1 और ये यहाँ पे कॉमन ले लें तो हो जाएगा क्या, a1/a2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ a2 से a2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप कैंसिल करेंगे ये वैल्यू तो आपको गिवन है ही, है ना। जैसे आप क्वेश्चन में गिवन है सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, r मैक्स अपॉन r मिन, है ना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो a1/a2 को क्या लिख सकते हैं आप, 3/2 प्लस 1 अपॉन मिनिमम को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 3/2 माइनस 1। अब इसको सोल्व करना है, जस्ट इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी r मैक्स डिवाइडेड बाय r मिनिमम इज इक्वल्स टू, देखो 3 और 2 तो 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1। सो ये रेशियो आ जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का 5। अब इंटेंसिटी का रेशियो निकालें हम तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी होगी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आई मैक्स अपॉन आई मीन है वो किसके होगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी के कांस्टेंट होगा प्रोपोर्शनलिटी, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो कितना होगा, 25। नो डाउट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.2 mm। क्या वैल्यू गिवन है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स गिवन है, दैट मीन्स आपको गिवन है स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 0.2 mm। दैट मीन्स 2 इंटू 10 की पॉइंट 2 इंटू 10 की पावर -2 या फिर 2 इंटू 10 की पावर -3 है ना। 0.2 को मैंने स्केप कर दिया। अब देखिए व्हेन लाइट ऑफ 8000 एंगस्ट्रॉम, ये क्या है, वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 8000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, या इसको कह सकते हैं आप 8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ये वेवलेंथ गिवन है। फिर कह रहा है इंसिडेंट ऑन द स्लिट, देन फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ द फ्रिंज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, 1 मीटर। दैट मीन्स वो आपको गिवन है कैपिटल D, ये वैल्यू है 1 मीटर। और आपको ये कहा गया है फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करिए, दैट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, बीटा कैलकुलेट करना है। बीटा का आपको फॉर्मूला पता है अच्छे से, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d। और यहाँ हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, सारी जो वैल्यूज हैं ये कितनी है, लैम्डा की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, 8 इंटू 10 पावर -7 मीटर इंटू कैपिटल D की जो वैल्यू है वो है 1, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल d की जो वैल्यू है वो आपको है गिवन 2 इंटू 10 की पावर -4। ये देखेंगे आप तो ये यहां से होगा 4 और ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 10 की पावर -3 मीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं फॉर mm। तो इस तरह से इसकी फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगी, फॉर mm आ जाएगी। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम in Young's double slit experiment, 60 fringes are seen in the field of vision. How many fringes will be seen on using light of wavelength 4000 angstrom? क्या कहा गया है ये देखिए,
कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या मिलता था, देखो ये आपको पता हो, जैसे आपने कहा ब्राइट, फिर इस तरह से फ्रिंजेस बनती थी। ये फर्स्ट डार्क थी, है ना, फिर ये फर्स्ट ब्राइट थी, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, और इस तरह से। अब आप ये कहें कि हर एक की जो विड्थ है वो इस रीजन में जो आपको दे रखी है कितनी, बीटा दे रखी है। और आपको जब मैंने बताया था, यहां ध्यान हो जब हमने किया था कि एनबी फ्रिंज जो बन रही थी, ये सेकंड नहीं हमारे लिए, हमने बताया था ये वाली डिस्टेंस क्या मानी थी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, वाई एन, ध्यान होगा, ध्यान नहीं है तो इसकी थ्योरी पढ़िए, कि वाई एन मानी थी। ये वाई एन डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं, एन फ्रिंजेस बन रही है। तो आप ये कहेंगे ये वाली जो डिस्टेंस है, एक फ्रिंज की जो डिस्ट्रीब्यूट है वो कितने बीटा है, तो इतने में कितनी होगी। देखो पहले तो आपने देखा था कि वाई एन की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो आई थी क्या, एन लैम्डा डिवाइडेड एन लैम्डा डी बाई डी, ये आई थी। ये जो वाली वैल्यू है वो आपने कहा कितनी आई थी, एन लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, डेरिवेशन किया था वहां पे आया था, ये ध्यान हो आपको, ये आया था। अब हम ये कहें कि पहले तो n की वैल्यू, यानी यहां तक ही आपकी स्क्रीन यहां तक ही है, इसी में बननी है सारी जो फ्रिंजेस बननी है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो टोटल वाई एन है, ये वाई एन किसके बराबर होना चाहिए, एक की विड्थ बीटा बीटा बीटा, और कितनी बीटा बनेंगे ऐसी फ्रिंजेस, n बन रही है, तो ये क्या होनी चाहिए, n बीटा, वाई एन की वैल्यू होनी चाहिए n बीटा के इक्वल, यही था। तो हम यहां से यदि ये कहें बात, ये टू इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन से आप फेमिलियर हैं, बीटा बीटा बीटा, और कितने होंगे यहां तक, n बीटा, तो टोटल विड्थ क्या होगी, n बीटा होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, फर्स्टली हम यहां से लिख सकते हैं ये वाई एन है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो पहले केस में हम मान लेते हैं वाई एन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एन वन लैम्डा वन डी अपॉन डी, और बाद में भी वाई एन तो स्क्रीन यहां तक है, तो वो कितनी होगी, बाद में मान लो कितनी फ्रिंज है, एन वन बन रही है पहले, और बाद में क्या बन रही है, एन टू, तो एन टू लैम्डा टू डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ये थोड़ी चेंज होगी डिस्टेंस स्लिट्स के बीच की, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, और ये स्क्रीन की साइज, बस जो फ्रिंजेस की विड्थ चेंज हो जाती, विड्थ चेंज होगी, लेकिन ये वाली चेंज नहीं होगी, ये वाली चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी नंबर, लेकिन ये चेंज नहीं होगी। ये चेंज नहीं होगी तो ये फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, डी से क्या कैंसिल हो जाएगा, डी। अब आपको क्या कहा गया है, आपको जो गिवन है वो देखिए, वेवलेंथ है, यानी लैम्डा वन गिवन है आपको, और जब वेवलेंथ इतनी है तो कितनी फ्रिंजेस बन रही है, एन नहीं 60 बन रही है, यानी इस फॉर्मूला में हम ये कह सकते हैं, ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, ये 60 है और ये कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, क्लियर है। N2 की वैल्यू हमें पता करनी है कि कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, और लैम्डा 2 की वैल्यू इतनी है। क्वेश्चन समझे या नहीं समझे, आपको ये कहा गया है जब लाइट ये वेवलेंथ वाली गिर रही है तब फ्रिंजेस जो बन रही है उनकी नंबर इतनी है, जब लाइट इस वेवलेंथ वाली गिरती है, हालांकि इस फॉर्मूला का कोई यूज है ही नहीं, जब कहा गया है लाइट इस वेवलेंथ वाली गिरती है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ये समझ गए। ये वाली डिस्टेंस तो फिक्स है स्क्रीन की, भी यहां से यहां कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, वो बन रहेंगी n1 बनेगी मान लो, तो n1 लैम्डा 1 d डिवाइडेड बाय d। फिर यहां से यहां तक वेवलेंथ चेंज करते ही हमने मान लिया कि फ्रिंजेस कितने बनेंगी, n2 बनेंगी, तो yn तो वही रहेगी, है ना, yn की वैल्यू n2 लैम्डा 2 d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, दोनों को इक्वल किया तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी, n1 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा n1 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, या लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 तो हमें गिवन है ही, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालना है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अब देखो
N1 की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है 60 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय ये है 6000 एंगस्ट्रॉम, रहने दीजिए एंगस्ट्रॉम में कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 4000 एंगस्ट्रॉम, तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये भी एंगस्ट्रॉम में है और ये भी एंगस्ट्रॉम में है, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए 15 और ये 90, तो N2 जो फ्रिंजेस है कितनी बनेगी इस केस में, फ्रिंजेस बनेगी 90, नोट करिए, इस केस में बनने वाली फ्रिंजेस की नंबर होगी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डाइक्रोमेटिक लाइट वो है जिसमें दो कलर वाली वेवलेंथ हो, है ना। डाइक्रोमेटिक लाइट इन विच लाइट ऑफ 4200 angstrom and 4800 angstrom wavelength is present, is used for producing the interference in Young's double slit experiment. The separation between slits is 2 mm and distance between slits and screen is 1 meter. What will be the minimum distance from the center where bright fringe of both waves coincides? क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये एक वेवलेंथ है, एक लाइट वेव है जिसकी वेवलेंथ है 4200 एंगस्ट्रॉम, और सेकंड जो वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो है 4800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अब आप यहां काम में ले रहे हैं तो ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, सेंटर है, और यहां मान लीजिए एनवी फ्रिंज बन रही है, कितनी दूरी पे बनती थी एनवी फ्रिंज, वाई एनवी दूरी पे। एक ये मान लीजिए इसकी तो N1 बन रही है और इसके लिए क्या बन रही है N2 बन रही है, जरूरी थोड़ी दोनों कोइंसाइड करेंगी। मान लीजिए इनकी तो N1 फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है और इसकी N2, तो हमें जो गिवन है वो हमें ये गिवन है। अच्छा, ये आगे यहां से हमने मान लिया कितनी दूरी पे बन रही है YN पे, इस वाले की N1 भी बन रही है और इसकी N2 बन रही है। फिर कह रहा है कि स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 2 mm है और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी कैपिटल D है वो 1 मीटर है। फिर कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर ब्राइट फ्रिंज ऑफ बोथ वेव्स कोइंसाइड, दोनों की ब्राइट यहां कोइंसाइड करे। तो हमने yn मान लिया और yn की वैल्यू देखो, फर्स्टली हम गिवन जो वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन है हमें फॉर 200 एंगस्ट्रॉम या फिर 4200 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और लैम्डा 2 की जो वैल्यू है वो भी हमें गिवन है 4800 एंगस्ट्रॉम 4800 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है स्मॉल डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 2 mm या फिर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। और हमें क्या गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, कैपिटल डी गिवन है 1 मीटर में ही है ये। और हमें ये कह रहा है दोनों वेव्स कोइंसाइड कर रही हैं, वो पोजीशन निकालिए सेंटर से। हमने मान लिया सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे कोइंसाइड कर रही है, yn पे कोइंसाइड कर रही है, तो yn की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा आपसे। yn के लिए जब हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था तो फॉर्मूला आया था क्या, n लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, ये तो चेंज नहीं होंगे। अब देखो यहां से आप ये कहें कि ये yn तो कोइंसाइड कर रहा है, ये सेम रहेगा। मान लीजिए एक की तो कौन सी है, n1 है, तो n1 लैम्डा 1 d डिवाइडेड बाय d, और दूसरे की क्या होगी n2 लैम्डा 2 d डिवाइडेड बाय d। तो यहां से हम देखेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये रेशियो आ जाएगा। देखिए कौन सा रेशियो, n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। ये रेशियो निकालते हैं आप तो ये देखिए यहां से कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 की वैल्यू ये है 4800 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4200 इंटू 10 पावर माइनस 10। अब देखिए यहां से n1 अपॉन n2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 8 7। तो ये रिलेशन ये बता रहा है n1 की जो वैल्यू है वो तो कितनी 8 है
और n2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे क्या, yn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। yn की वैल्यू क्या होगी, yn की जो वैल्यू है वो हो जाएगी n लैम्डा d डिवाइडेड बाई d, या तो n1 लैम्डा 1 लो या n2 लैम्डा 2 लो, तो n1 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई d अपॉन d। तो n1 की जगह ये आप कैलकुलेशन करनी है, n1 की जगह क्या रख सकते हैं आप, 8 इंटू लैम्डा 1 की जगह पे, लैम्डा 1 की जगह पे ये है आपके पास, है ना, ये है 4200 इंटू 10 पावर माइनस 10, और d की जगह पे कितना है 1, डिवाइडेड बाय स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में यही हो जाएगा -7 3, और ये हो गया 2 पावर ये और 3 ये 5, तो हो जाएगा 2 ये और 3 ये 5 हो जाएगी, तो 5 का मतलब हुआ, ये 4 आया, 84 का डबल 16800, ये आ गया ये। और अब हम देखते हैं इंटू 10 की पावर में कितना होगा, 2 पावर ये लेस हो जाएंगी तो -8, और -8 में ये हो जाएंगी, इस तरह से वैल्यू आएगी हमारे पास 4200 इंटू 10 की पावर -10, है ना, 10 की पावर 10, इस तरह से ये क्या आ जाएगी yn, इतना मीटर, है ना। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, नोट डाउन।